हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें से हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 भौगोलिक ढांचा। ठीक है, तो भौगोलिक ढांचा के बारे में देखेंगे, क्योंकि ये हमारी शुरुआत हो रही है कि पृथ्वी का बनना, उस पर जीवन होना, उसके बाद सभ्यताओं का निर्माण होना, उसके बाद किस सभ्यता के बाद क्या कौन सी दूसरी सभ्यता आई, फिर किसका युग आया, फिर किसका शासन हुआ, इस तरह से चल रहे हैं। तो हमने पहली क्लास देख ली थी जिसमें स्रोत देख लिए थे। ठीक है, अब हम भौगोलिक ढांचे के बारे में देखेंगे। लगभग 4 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है, लगभग 4 वर्ष पहले स्वतंत्र भौगोलिक इकाई के रूप में भारतीय उपमहादेश का आविर्भाव हुआ। प्रायद्वीप भारतीय क्षेत्र अंटार्कटिका, अफ्रीका, अरब और दक्षिणी अमेरिका के साथ दक्षिणी बृहद महादेश का हिस्सा था। इस बृहद महादेश को गोंडवाना लैंड कहते थे। ठीक है, पहले गोंडवाना लैंड उत्तरी महादेश यानी लॉरेंसिया के साथ मिला था। जो गोंडवाना लैंड था वो पहले किसके साथ मिला था? लॉरेंसिया के साथ मिला था। उत्तरी बृहद महादेश में ग्रीनलैंड, यूरोप, हिमालय के उत्तर स्थित एशिया में के भाग शामिल थे। बाद में गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया पृथक होकर पृथक इकाइयां बन गईं। विवर्तनिक यानी टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण गोंडवाना लैंड से विभिन्न भाग टूटने लगे जिसे, ठीक है, तो किसकी वजह से जो गोंडवाना लैंड के विभिन्न भाग टूटने लगे? वो टेक्टोनिक या विवर्तनिक कारण। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो, ठीक है, तो उनसे जो फूट होती है, तो वो कौन सी प्लेट, ठीक है, तो गोंडवाना लैंड के कुछ भाग टूटने लगे, जिससे प्रायद्वीप भारत के सहित कई पृथक भौगोलिक इकाइयां बन निकली। बिखराव की यह प्रक्रिया लगभग 22 करोड़ 50 लाख पूर्व पहले की बात है ये, और लगभग 4 करोड़ वर्ष पूर्व भारत पृथक इकाई बना। ठीक है, जैसे कि हमने आपको भूगोल क्लास में आपको बताया था कि कैसे करके हिमालय पर्वत बना था, या ये जो भी देश है इनका निर्माण कैसे हुआ था, कैसे करके महाद्वीपों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो वो हमने आपको ऐसे ही बता दें, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो तैतीस सागर था, और ठीक है, टेक्टोनिक यानी प्लेट विवर्तन की वजह से, ठीक है, तो इन सब द्वीपों का, इस सब का जो देश हैं जो आप देख रहे हैं आज प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, बड़े बड़े पर्वतों का निर्माण हुआ था, इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से हुआ था। आज से लगभग 5 करोड़ 80 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 3 करोड़ 70 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है, 5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ 70 लाख वर्ष पूर्व के बीच में भारतीय यूरेशिया महाद्वीप में शामिल था। यूरोप और एशिया महाद्वीप में शामिल था। उत्तर की ओर बढ़ा, शामिल होने के लिए उत्तर की ओर बढ़ा। पूर्व की इन तिथियों की तुलना में भारत की हिमालयी सीमा बहुत नवीन है। हिमालय की ऊंचाई 4 चरणों में बढ़ी है। हिमालय की ऊंचाई 4 चरणों में बढ़ी। अंतिम चरण प्लाइस्टोसिन काल में विकसित हुआ है। ठीक है, जो भारत की ऊंचाई है वो 4 चरणों में बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि इतना ऊंचा एक बार में ही हो गया, तो 4 चरणों में हुई है। ठीक है, तो अंतिम जो चरण था उसको बोलते हैं प्लाइस्टोसिन काल। ठीक है, यह लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक फैला था। सिंधु गंगा के मैदान के निर्माण में हिमालय ने अपनी नदियों के द्वारा प्रमुख भूमिका निभाई, जिसे प्लाइस्टोसिन काल में यहाँ कछारी मिट्टी का जमा हो गया। ठीक है, जो प्लाइस्टोसिन काल में कछारी मिट्टी का जमा हो गया। ठीक है, भारतीय उपमहादेश उतना ही बड़ा है जितना रूस के बिना यूरोपीय महादेश। ठीक है, तो भारतीय उपमहादेश, ठीक है, उतना ही बड़ा है जितना, अगर रूस को हटा दिया जाए तो रूस के अलावा जो भी बचेंगे, ठीक है, जो भी बड़ा भाग बचेगा उतने में सिर्फ भारतीय उपमहादेश जितना है। ठीक है, इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 4,20,000, ठीक है, या 4,20,25,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 4,20,25,000 वर्ग किलोमीटर। एवं उपमहादेश 5 देशों में बटा हुआ है। जो उपमहादेश है वो 5 देशों में बटा है: भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान। ठीक है, जो हमारे भारत के आसपास के लगे हुए हैं। भारत में लगभग 100 करोड़ यानी 100 करोड़ लोग रहते हैं। जैसे अब, लेकिन अब तो संख्या ज़्यादा हो गई, 140 करोड़ से ऊपर ही पारी होगी। ठीक है, इससे 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। अब तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है,
तो 9वां कौन सा है? लद्दाख। प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित भारत के कुछ राज्य यूरोप के कई देशों से बड़े हैं। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप सब स्पष्ट भौगोलिक इकाई का है। भारतीय उपमहाद्वीप स्पष्ट भौगोलिक इकाई का, इसका अधिकांश भाग उष्णकटिबंध में पड़ता है। भारतीय उपमहाद्वीप स्पष्ट भौगोलिक इकाई का और इसका अधिकांश भाग उष्णकटिबंध में पड़ता है। भारत के इतिहास में मानसून की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत के इतिहास में मानसून की महत्वपूर्ण भूमिका है। दक्षिण पश्चिमी, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ जून से लेकर अक्टूबर तक रहता है। ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, लगभग 5 महीने रहता है दक्षिणी पश्चिम मानसून। तो दक्षिण पश्चिम मतलब देखो, भारत देखो। ठीक है, तो दक्षिण ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये नॉर्थ, ये है साउथ। तो दक्षिण पश्चिम क्या हो गया? दक्षिण पश्चिम ईस्ट साइड हो गया, इस साइड। ठीक है, तो भारतीय मानसून दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ जून से लेकर अक्टूबर तक रहता है और देश के अधिकांश क्षेत्र में विभिन्न मात्रा में पानी बरसता है। प्राचीन काल में सिंचाई का कोई विशेष महत्व नहीं था तथा खेती वर्षा पर ही निर्भर करती थी। आज जिसे हम उत्तर भारत में खरीफ फसल कहते हैं, ठीक है, वह प्राचीन काल में मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी मानसून पर आश्रित थे। पश्चिम विक्षोभ से उत्तरी भारत में जाड़े में वर्षा होती थी। ठीक है, जो पश्चिम विक्षोभ आता था उससे उत्तरी भारत में वर्षा होती थी। उत्तरी भारत मतलब ये वाला हिस्सा। ठीक है, उत्तरी भारत में जाड़े में वर्षा होती थी जहां उस समय गेहूं, जौ आदि फसलें प्रमुख होती थी। प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भाग, विशेष रूप से तमिलनाडु कहाँ है? ठीक है, तमिलनाडु इस जगह पे। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्यतः तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में ज़्यादातर वर्षा उत्तरी पूर्व मानसून से होती थी, जिसका समय मध्य अक्टूबर से लेकर मध्य दिसंबर तक था। अक्टूबर से दिसंबर तक देखो, जून से लेकर अक्टूबर तक दक्षिण पश्चिम में, उसके बाद जून से लेकर अक्टूबर तक, उसका अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, मध्य अक्टूबर से लेकर मध्य दिसंबर तक, ठीक है, उत्तरी पूर्वी में वर्षा होती थी। जब से ईसा की पहली सदी के आसपास मानसून की दिशा मालूम हो गई है, व्यापारी लोगों ने उत्तरी पश्चिमी मानसून के सहारे, ठीक है, जहाज़ों पर सवार होकर पश्चिम एशिया तथा भूमध्य सागरीय क्षेत्र से चलकर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया आना और फिर उत्तर पूर्वी मानसून के उतरने व पश्चिम की ओर लौट जाना शुरू कर दिया था। मानसून के ज्ञान के फलस्वरूप भारत पश्चिमी एशिया, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार करने और सांस्कृतिक संपर्क स्थापित करने में समर्थ हो गया। भारत उत्तर में हिमालय से और शेष 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा। हिमालय साइबेरिया से चलकर मध्य एशिया को पार करने वाली उत्तरी ध्रुवीय ठंडी हवाओं को रोकता है। ठीक है, हिमालय साइबेरिया से चलकर मध्य एशिया को पार करने वाली उत्तरी ध्रुवीय ठंडी हवाओं को रोकता है और इस प्रकार हमारे देश की रक्षा करता है। यही कारण है कि उत्तर भारत की जलवायु लगभग पूरे साल भर काफ़ी गर्म रहती है। मैदानों में अधिक जाड़ा नहीं पड़ने से यहाँ के लोगों को बहुत अधिक कपड़े नहीं पहनने पड़ते हैं और वे खुले में अधिक समय तक रह सकते हैं। दूसरे, हिमालय बहुत ऊंचा होने के कारण उत्तर से होने वाले हमलों से देश की रक्षा करता है। यह बात उन दिनों विशेष रूप से लागू होती थी जब आधुनिक युग नहीं आया था। ठीक है, संचार साधन इतने विकसित नहीं हुए थे, फिर भी उत्तर पश्चिम में सुलेमान पर्वत श्रृंखला, जो दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रृंखला की कड़ी है। ठीक है, जो दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रृंखला की कड़ी है। ठीक है, सुलेमान पर्वत श्रृंखला कहाँ? उत्तर पश्चिम में खैबर, बोलन और गोमल। ठीक है, खैबर, बोलन और गोमल दर्जे से पार की जा सकती थी। दक्षिण की ओर सुलेमान पर्वत श्रृंखला बलूचिस्तान के किरथार पर्वत श्रृंखला से जुड़ी है। ठीक है, जिसे बोलन दर्रे से पार किया जा सकता था। इन दर्रों से भारत और मध्य एशिया के बीच प्रागैतिहासिक काल में आवागमन होता था। ठीक है, ईरान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया के अनेक लोग हमलावरों और अप्रवासियों के रूप में भारत आए, यहाँ से वहाँ गए और यहाँ से वहाँ गए, यहाँ तक कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी विस्तार
जो हिंदुकुश कहलाता है, ठीक है, जैसे कि हमने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया है, ठीक है, ये हिंदुकुश, ये पामीर पठार और ये कुर्नूल पहाड़ियाँ, काराकोरम, ठीक है। तो जो हिंदुकुश कहलाता है ये वाला, तो सिंधु और आकस के बीच लोग आते जाते थे, और हिमालय पर्वत श्रेणियों का पश्चिमी विस्तार जो हिंदुकुश कहलाता है सिंधु और आकस्मक के बीच पार कर लोग आते जाते थे। ये दर्रे एक ओर भारत तो दूसरी ओर मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध की स्थापना के बड़े सहायक हुए। हिमालय में ही कश्मीर और नेपाल के उपत्यकाएं ने हिमालय में ही कश्मीर और नेपाल की उपत्यकाएं, कश्मीर की घाटी चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई हैं। इससे उसने अपनी अलग तरह की जीवन पद्धति विकसित कर ली, लेकिन यहाँ कई दरों तक पहुँचा जा सकता था। इस घाटी में कड़ा जाड़ा पड़ता था। अंततः यहाँ के अनेक लोगों को सर्दियों में नीचे, ठीक है, अनेक लोगों को सर्दियों में नीचे मैदान में उतर जाना पड़ता था, ठीक है, और गर्मियों में मैदानों के भेड़ बकरी चराने वाले यहाँ चले आते थे। अब थोड़ा सा मैप देख लेते हैं, ठीक है। तो हिंदुकुश कहाँ है? हिंदुकुश ये है, यहाँ पर हिंदुकुश, यहाँ पर पामीर पठार और यहाँ पर काराकोरम, ठीक है। सिंधु नदी, चेनाब, शिवालिक पहाड़ियाँ, ठीक है, लूनी, मरुस्थल, ये सब राजस्थान वाला एरिया है, ठीक है। नर्मदा, ताप्ती, ठीक है, पश्चिमी घाट, ठीक है, और पूर्वी घाट ये रहा, पश्चिमी घाट ये रहा, ठीक है। और देखो ये इस वाले की बात की जा रही है मानसून में, ठीक है, यहाँ पे मानसून, ठीक है, यहाँ पे मानसून कब वर्षा करता है, ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम में जून से अक्टूबर, और यहाँ पर मानसून कब वर्षा करता है, अक्टूबर से दिसंबर, कर्क रेखा, ठीक है। म्यांमार ये रहा कर्क, पूर्वांचल, मटकाई बूम, पटकाई बूम है ये, मटकाई बूम नहीं, पटकाई बूम, ब्रह्मपुत्र, भूटान, ठीक है, एवरेस्ट शिखर, नेपाल, तिब्बत, चीन, ठीक है, यमुना, गंगा मैदान, चंबल, बेतवा, सोन नदी, छोटा नागपुर, दामोदर, ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा वीडियो वो एक बार देख लें तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। होंगे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस तरह मैदानों और इस घाटी के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान बना हुआ था। कश्मीर को मध्य एशिया के इलाकों में बौद्ध धर्म के प्रचार का केंद्र स्थल बनाने में पामीर का पठार कोई बाधक नहीं हुआ। नेपाल की घाटी आकार में छोटी है। गंगा के मैदानी इलाकों में लोगों ने यहाँ पहुँचने के लिए अनेक दर्रे ढूंढ निकाले। कश्मीर की तरह इस घाटी में भी संस्कृत की उन्नति खूब हुई थी। दोनों ही उपत्यकाएं संस्कृत पांडुलिपियों में का सबसे बड़ा भंडार रहे हैं, ठीक है। मैदानों की कछारी मिट्टी में पनपे घने जंगलों की अपेक्षा हिमालय की तराइयों को जंगल को साफ करना आसान था, ठीक है। मैदानी की कछारी मिट्टी में पनपे घने जंगल की अपेक्षा हिमालय की तराइयों के जंगलों को साफ करना आसान था। इन तराइयों में बहने वाली नदियां कम चौड़ी होती थी, अतः उन्हें पार करना कठिन नहीं था। यही कारण है कि प्रारंभिक यात्रा मार्ग हिमालय की तराइयों में पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम की ओर विकसित हुई। तो इन्हीं कारणों से ईसा पूर्व 6वीं सदी में सबसे पुरानी कृषि बस्तियां तराई वाले इलाकों में ही बनी और यहीं के रास्ते व्यापार के लिए अपनाए गए। ऐतिहासिक भारत का बक्ष स्थल उन महत्वपूर्ण नदियों का क्षेत्र है, ठीक है, जो उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षा से लबालब भरी रहती हैं, ठीक है। ऐतिहासिक भारत का बक्ष स्थल उन महत्वपूर्ण नदियों का क्षेत्र है जो उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षा से लबालब भरी रहती हैं। नदियों के क्षेत्र सिंधु का मैदान और सिंधु गंगा जल विभाजक, गंगा की घाटी, ब्रह्मपुत्र की घाटी। जो हम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़े, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो कि वार्षिक वर्षामनी क्रमशः 25 सेंटीमीटर से लेकर 225 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती थी, ठीक है। और 25 से 37 सेंटीमीटर वर्षा वाले पोषित सिंधु प्रदेश के बड़े पेड़ पौधों को और संभवतः 37 से 60 सेंटीमीटर वर्षा वाले पोषित पश्चिमी घाटियाँ, गंगा घाटियों के पेड़ पौधों को भी पत्थर और तांबे के औजारों से काटकर जमीन को कृषि योग्य बनाना संभव था। परंतु 60 से 125 सेंटीमीटर वर्षा द्वारा
पोषित मध्य गंगा घाटी के जंगलों के बारे में ऐसा संभव नहीं था। 125 से लेकर 250 सेंटीमीटर वर्षा से पोषित ब्रह्मपुत्र घाटी के जंगलों के बारे में तो कतई संभव नहीं था। घने जंगलों और साथ ही कठोर भूमि वाले इन प्रदेशों को साफ करना लोहे के औजारों से ही संभव हो सकता था, परंतु लोहे के औजार तो बहुत ही बाद में विकसित हुए। ठीक है। अतः प्राकृतिक संपदाओं का इस्तेमाल पहले कम वर्षा वाले पश्चिमी प्रदेशों में ही किया गया। बड़ी बस्तियों का विस्तार आमतौर से पश्चिम से पूरब की ओर होता था। ठीक है। सिंध और गंगा के मैदानों में शुरू हुई खेती से यहाँ बढ़िया फसल होने लगी और इसने बाद में कई संस्कृतियों का संवरण किया। सिंधु और गंगा के पश्चिमी मैदानों में मुख्यतः, ठीक है, गेहूं और जौ की उपज बहुत अधिक होती थी, जबकि मध्य और निचले गंगा के मैदानों में मुख्यतः चावल पैदा किया जाता था। चावल गुजरात और विंध्य पर्वत के दक्षिण के लोगों का भी मुख्य भोजन बन गया है। हड़प्पा संस्कृति का उद्भव और विकास सिंधु घाटी में ही हुआ है। ठीक है। वैदिक संस्कृति का उद्भव पश्चिमोत्तर प्रदेश और पंजाब में हुआ। विकास पश्चिमी गंगा घाटी में। ठीक है। वैदिक उत्तर संस्कृति जो मुख्यतः लोहे के प्रयोग पर आधारित थी। ठीक है। वैदिक उत्तर संस्कृति जो मुख्यतः लोहे के प्रयोग पर आश्रित थी, मध्य गंगा घाटी में फली फूली। निचली गंगा घाटी और उत्तरी बंगाल को वास्तव में गुप्त युग में उत्कर्ष मिला। अंत में असम सहित समूची ब्रह्मपुत्र घाटी को आरंभिक मध्य युग में महत्व प्राप्त हुआ। मुख्य शक्तियां इन घाटियों और मैदानों का प्रभुत्व पाने के लिए आपस में लड़ते रहे। ठीक है। इनमें से ये शक्तियां गंगा यमुना दोआब के लिए विशेष लोलुप रहीं और इनके लिए संघर्ष होते रहे। नदियां वाणिज्य और संचार की मानव धमनियां थीं। प्राचीन काल में सड़क बनाना कठिन था, इसलिए आदमियों और वस्तुओं का आवागमन नाव से ही होता था। अतः नदी मार्ग सैनिक और वाणिज्य संचार में बड़े साधक हुए। अशोक द्वारा स्थापित प्रस्तर स्तंभ नावों से एक देश से दूसरे देश जाया करते थे। संचार साधन के रूप में नदियों की यह भूमिका ईस्ट इंडिया कंपनी के दिनों तक कायम रही। इसके अलावा नदियों की बाढ़ का पानी आसपास के क्षेत्रों में फैलता था। ठीक है। और उन्हें उपजाऊ बनाता था। इन नदियों से नहरें भी निकाली गई, किंतु नदियों का भारी बाढ़ से हर साल उत्तरी मैदान के गांव और शहर तबाह हो जाते थे। इस प्रकार अनेक प्राचीन इमारतें बाढ़ों से बहकर नष्ट हो गई। फिर भी हस्तिनापुर, प्रयाग, वाराणसी और पाटलिपुत्र जैसे अनेक नगर राजधानियां नदी तट पर बसी थीं। आजकल नए शहरों की स्थापना रेल मार्गों या सड़कों के संगम पर की जाती है अथवा औद्योगिक या खान वाले क्षेत्रों में। लेकिन औद्योगिक युग के आरंभ से पहले नगर अधिकतर नदी के तट पर स्थापित होते थे। आगे देखा जाए, सबसे बढ़कर नदियों ने राजनीतिक और सांस्कृतिक सीमाओं का काम किया। यह काम पर्वतों ने भी किया। उदाहरण के लिए भारतीय प्रायद्वीपों के पूर्वी भाग में आज की उड़ीसा का समुद्री तटीय प्रदेश जो कलिंग देश कहलाता है, ठीक है, उसका उत्तरी सीमा महानदी थी और दक्षिण सीमा गोदावरी। इस प्रकार आंध्र प्रदेश के उत्तर में गोदावरी और दक्षिण में कृष्णा है। और दक्षिण में कृष्णा है। इन दोनों नदियों के मुहाने के मैदानों को ईसवी सन के आरंभ काल में अचानक ऐतिहासिक महत्व मिला, जब सातवाहनों और उनके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में यहाँ अनेक नगर और बंदरगाह स्थापित हुए। फिर तमिलनाडु का अधिकतर भाग उत्तर में कृष्णा नदी और दक्षिण में कावेरी नदी, ठीक है, उत्तर में कृष्णा नदी और दक्षिण में कावेरी नदी से घिरा। ठीक है। कावेरी घाटी दक्षिण में बैगई नदी तथा उत्तर में पेन्नार नदी तक फैल गया। ठीक है। यह स्वतंत्र भौगोलिक क्षेत्र तथा ईसवी सन के आरंभ में थोड़ा पहले यहाँ चोल शासन स्थापित हुआ। यह प्रदेश उत्तरी तमिलनाडु से अलग था। इस उत्तरी तमिलनाडु ने जो उच्च भूमि वाला प्रदेश था, पल्लव शासन काल से में ईसा की चौथी से छठी शताब्दी में प्रसिद्धि पाई। इसके प्रायद्वीपों का पूर्वी भाग कोरोमंडल समुद्र तट से घिरा और यद्यपि पूर्वी घाट समुद्र तट रेखा के पार्श्व में ही है, तथापि ये अधिक ऊंचे नहीं है। पूर्व की जैसे कि ये और देख लो, भारत वार्षिक वर्षा क्यों वर्षा 0, 270, 540 किलोमीटर, तो 40 सेंटीमीटर से अधिक जहाँ वर्षा होती है वो ये स्थान है। ठीक है। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये वो स्थान है जहाँ पर 400 सेंटीमीटर ज़्यादा वर्षा होती है और एक ये स्थान। इसीलिए यहाँ पर वन नहीं हुए, मतलब खेती नहीं, और यहाँ पर खेती नहीं हुई 200 से। ठीक है। खेती के लिए कहाँ देखो, खेती के लिए ये वाला एरिया उपजाऊ था,
ये वाला एरिया उपजाऊ था, ये वाला भी उपजाऊ था, और इसीलिए लोग सबसे पहले आकर यहीं बसे। आगे बढ़ते हैं कि और बहकर बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने अनेक रास्ते बना दिए। इसलिए प्राचीन काल में पूर्वी समुद्र तट तथा आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के अन्य भागों के बीच आवागमन गमन में कठिनाई थी। आरिकमेडु आरिकमेडु आधुनिक नाम महाबलीपुरम और कविपट्टनम के बंदरगाह कोरोमंडलपाई अवस्थित थे। ठीक है, आरिकमेडु जिसका नाम है महाबलीपुरम और कविपट्टनम के बंदरगाह कोरोमंडलपाई स्थित है। प्रायद्वीप के पश्चिम भाग में ऐसी संस्पष्ट प्रादेशिक इकाइयाँ नहीं हैं, परंतु उत्तर में ताप्ती जो दमनगंगा और दक्षिण में भीमा के बीच का प्रदेश महाराष्ट्र के रूप में पहचाना जा सकता है। उत्तर में भीमा और ऊपरी कृष्णा तथा दक्षिण में तुंगभद्रा के बीच का प्रदेश कर्नाटक के रूप में पहचाना जा सकता है। उत्तर में भीमा, ऊपरी में कृष्णा और दक्षिण में तुंगभद्रा के बीच वाला क्षेत्र कर्नाटक के रूप में पहचाना जाता है। तुंगभद्रा के उत्तर और दक्षिण में स्थित युद्धरत व्यक्तियों के बीच इस नदी ने लंबे समय तक प्राकृतिक सीमा का काम किया। एक ओर बादामी के चालुक्य थे और दूसरी ओर राष्ट्रकूटों को तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में अपनी सत्ता फैलाने में कठिनाई हुई। दूसरी ओर पल्लवों और चोलों को इस नदी के उत्तर में राज्य विस्तार करने में कठिनाई हुई। प्रायद्वीप के सुदूर, ठीक है, प्रायद्वीप का समुद्र पहले तो ऊपर देखो, प्रायद्वीप का सुदूर दक्षिण पश्चिम के तटीय प्रदेश में आजकल का केरल है राज्य है। प्रायद्वीप का समुद्र तटवर्ती पश्चिम भाग में मालाबार तट कहलाता है, जिसके इस तट पर कई बंदरगाह और छोटे छोटे राज्य स्थापित हुए हैं। फिर भी इस तटीय प्रदेश और समीप के महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के प्रदेशों के बीच आवागमन में ऊंचे पश्चिमी घाट कठिनाई पैदा करते थे, क्योंकि इनके दरों को पार करना आसान नहीं होता था। उत्तर में सिंधु और गंगा की नदी प्रणालियाँ और दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला, इन दोनों के बीच का विस्तृत प्रदेश अरावली पर्वतों द्वारा दो भागों में बांटा हुआ था। अरावली पर्वतों से पश्चिम का भूभाग और थार मरुस्थल में पड़ता है। हालांकि राजस्थान का हिस्सा भी इस क्षेत्र में पड़ता है। प्राचीन काल में इस विस्तृत मरुभूमि में बस्तियां संभव नहीं थी, फिर भी इस मरुभूमि में कुछ मरुद्यान थे जो कहीं कहीं बस्तियां थीं, और आरंभ काल से ही ऊँटों के सहारे इस मरुभूमि को पार करना संभव था। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग प्राचीन काल से ही अपेक्षाकृत उपजाऊ रहा। इसके अलावा खेतरी की तांबे की खानें भी उसी क्षेत्र में होने से वहाँ ताम्रपाषाण युग से ही बस्तियाँ बनती रहीं। राजस्थान की सीमा गुजरात के उपजाऊ मैदानों में जा मिलती है। नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती नदियाँ इस प्रदेश को पार करती हुई समुद्र में गिरती हैं। दक्षिणी पठार के पश्चिमोत्तर छोर पर स्थित इस गुजरात प्रदेश में कम वर्षा वाला क्षेत्र काठियावाड़ वाला प्रायद्वीप भी शामिल है। इस राज्य का तटीय क्षेत्र काफ़ी तंतुर होने के कारण यहाँ कई बंदरगाह बने। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही गुजरात समुद्र तटीय और विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध रहा। समुद्र तट और विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध रहा, और यहाँ के लोगों ने अपने को उद्यमशील व्यापारी सिद्ध किया। गंगा यमुना दोआब के दक्षिण में मध्य प्रदेश राज्य है, ठीक है, जो पश्चिम में चंबल नदी और पूर्व में सोन नदी और दक्षिण में विंध्य पर्वत और नर्मदा नदी से घिरा हुआ है। इसके उत्तरी भाग में उपजाऊ मैदान है। यहाँ मोटे तौर पर पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में बांटा जा सकता है। पूर्वी भाग को जो ज़्यादातर विंध्य पर्वत से घिरा है, गुप्त वंश के समय ईसा की 4वीं और 5वीं सदी के ऐतिहासिक महत्व पर मिलता है। परंतु पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा का वह भूभाग शामिल है जो ईसा पूर्व 6वीं सदी के ऐतिहासिक क्रियाकलापों का क्षेत्र रहा है। गुजरात के बंदरगाहों के लिए मालवा महत्वपूर्ण पृष्ठ स्तर, ठीक है, पृष्ठ स्तर भीतरी प्रदेश था। इसलिए मालवा और गुजरात का अधिकार स्थापित करने के लिए दक्कन और उत्तरी शक्तियों के बीच अनेक युद्ध हुए। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार जमाने के लिए ईसा के 1वीं से 2वीं सदी में शकों और सातवाहनों ने लड़ाई की, और 18वीं सदी में मराठों और राजपूतों ने भी लड़ाइयाँ की। नदियों द्वारा कहीं कहीं पर्वतों द्वारा घिरा और कहीं कहीं डेल्टा या पठार रूप वाला ऐसा प्रत्येक प्रदेश एक राजनीतिक और प्रशासनिक इकाई था, जहाँ विभिन्न राजवंशों के शासन का उत्थान पतन होता रहा। विशाल देश में यातायात की कठिनाइयों को और प्राकृतिक सीमाओं की मजबूती को देखते हुए शासक वर्ग के लिए यह आसान नहीं था कि अन्य सारे प्रदेशों पर भी अपना शासन स्थापित कर सके। धीरे धीरे प्रत्येक प्रदेश ने ऐसी पृथक सांस्कृतिक इकाई का रूप धारण किया, जिसके अलग अलग भाषा और जीवन पद्धति थी। परंतु उत्तरी और पश्चिमी भारत की अधिकांश भाषाएं एक ही मूल हिंदी आर्य भाषा से विकसित हुई।
और इसलिए बहुत ही तात्विक समानता दिखाई देती है। एक एक और भी महत्व की बात है कि लगभग सारे देश में संस्कृत का विकास होने लगा और वही समझी जाने लगी। विंध्य पर्वत श्रृंखला देश को पूर्व से पश्चिम तक बीचों बीच विभक्त करती है। इस प्रकार उत्तरी भारत और दक्षिण भारत की विभाज्य रेखा बनी। द्रविड़ भाषा बोलने वाले लोग विंध्य के दक्षिण में रहते थे, ठीक है, विंध्य के दक्षिण में रहते थे, और भारतीय आर्य भाषा बोलने वाले लोग इसके उत्तर में रहते थे। दोनों के मध्य विंध्य क्षेत्र में आदिवासी लोग रहते थे, जहाँ पे आज भी है। पश्चिमी और पूर्वी घाटों के तटवर्ती क्षेत्रों में अप्रवासी तथा व्यापारी लोग आवास है। दक्षिण में विदेशी व्यापार खूब चला। विंध्य की यह सीमा अलंग नहीं है। प्राचीन काल में संचार व्यवस्था की कठिनाइयों के बावजूद उत्तर के लोग दक्षिण पहुंचे और दक्षिण के लोग उत्तर पहुंचे। संस्कृति और भाषा का आदान प्रदान हुआ। उत्तर की शक्तियों ने बार बार दक्षिण में प्रवेश किया और दक्षिण के शासकों ने उत्तर में। धर्म प्रचार और सांस्कृतिक नेताओं, विशेषतः ब्राह्मणों पर भी यह बात लागू होती है। दोनों ओर का यह आवागमन निरंतर जारी रहा और इसने सामाजिक संस्कृति का विकास में योगदान दिया। यद्यपि देश के अधिकांश प्रदेशों की अपनी सुनिश्चित प्राकृतिक सीमाएं थी, परंतु प्रत्येक प्रदेश में जीवन यापन के लिए अपेक्षित समुचित संपदा नहीं थी। इसलिए प्राकृतिक काल से ही धातुओं और अन्य आम जरूरतों के लिए पूर्ति के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक संबंधों का जाल बिछ गया। प्राकृतिक संपदा के उपभोग का देश के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। जब तक लोगों की बस्तियां बड़े पैमाने पर फैली नहीं थी, भारी वर्षा के बदौलत भारत के मैदानों का बहुत बड़ा हिस्सा घने जंगलों से भरा था। इन जंगलों में से शिकार के अलावा पशुओं का चारा, ईंधन और लकड़ी प्राप्त होती थी। प्राचीन काल में जब पकाई हुई ईंटों का अधिक इस्तेमाल नहीं होता था, लकड़ी के मकान और लकड़कोट बनाए जाते थे, ठीक है, लकड़ी के मकान और लकड़कोट बनाए जाते हैं। इनके अवशेष पाटलिपुत्र में मिले हैं। इनके अवशेष कहाँ मिले? पाटलिपुत्र में, जहाँ देश की पहली प्रमुख राजधानी स्थापित हुई थी, ठीक है, जहाँ देश की पहली प्रमुख राजधानी स्थापित वो क्या था? वो पाटलिपुत्र था। मकान और औजार बनाने के लिए सभी किस्म के पत्थर, बलुआ पत्थर देश में उपलब्ध थे। सहज ही भारत में सबसे पुरानी बस्तियां पहाड़ी इलाकों में और पहाड़ों के बीच नदी घाटियों में स्थापित हुई। ऐतिहासिक युगों में पत्थर और मंदिरों तथा प्रस्तर मूर्तियों का निर्माण उत्तर भारत के मैदानों की अपेक्षा दक्कन और दक्षिण भारत में अधिक संख्या में हुआ। तांबा देश भर में व्यापक रूप से बिखर गया। तांबे की समृद्ध खानें झारखंड के पठार में हैं। विशेषकर सिंह भूमि जिले में पाई जाती हैं। तांबे की यह पट्टी 130 किलोमीटर लंबी है और पता चलता है कि प्राचीन काल में यहाँ से तांबा निकाला जाता था। तांबे के औजारों का इस्तेमाल करने वाले झारखंड के सबसे पुराने निवासियों ने सिंह भूमि और हजारीबाग के तांबे की इन खानों का उपयोग किया था। झारखंड और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में तांबे के बहुत अधिक औजार मिले हैं। तांबे के विपुल भंडार राजस्थान के क्षेत्रीय खानों में भी मिले हैं। क्षेत्रीय खानों, इनका उपयोग पाकिस्तान, राजस्थान, गुजरात और गंगा दोआब में रहने वाले प्राक वैदिक और वैदिक दोनों ही लोगों ने किया। क्षेत्रीय इलाके में तांबे के बहुत सारे सेल्ट यानी आदिम कुल्हाड़े पाए गए और वे लगभग 1000 ईसा पूर्व पहले की अवधि में प्रतीत होते हैं। चूँकि तांबा उपयोग में लाई गई पहली धातु थी, इसलिए हिंदू इस धातु को पवित्र मानने लगे और ताम्र पात्रों का धार्मिक अनुष्ठानों में व्यवहार होने लगा। आज हमारे देश में टिन का उत्पादन नहीं होता है। प्राचीन काल में यह धातु बहुत कम उपलब्ध थी। कुछ साक्ष्य मिलते हैं कि धातु राजस्थान और बिहार में पाई जाती है, परंतु अब इसके भंडार समाप्त हो गए। चूँकि तांबे और टिन को मिलाने से ही कांसा बनता है, इसलिए हमें प्रागैतिहासिक काल की कांस्य वस्तुएं अधिक प्राप्त होती हैं, अधिक नहीं मिलती हैं। हड़प्पा संधि के लोग संभवतः राजस्थान से कुछ टिन प्राप्त करते थे, परंतु वे टिन का आयात मुख्यतः अफगानिस्तान से करते थे और वह भी सीमित मात्रा में। यही कारण है कि हड़प्पाई लोग कांसे के औजारों का प्रयोग तो करते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसे औजार पश्चिमी एशिया, मिस्र और क्रीट की अपेक्षा कम ही मिलते हैं, ठीक है, उनमें टिन की मात्रा कम थी। अतः भारत के अधिकतर हिस्से में कांस्य युग, अर्थात ऐसा युग जिसमें औजार और हथियार अधिकतर कांसे के होते हैं, ठीक से आया ही नहीं, ठीक है। ईसवी सन के आरंभिक शतकों से ही भारत का घना संपर्क बर्मा, ठीक है, बर्मा और मलय प्रायद्वीपों के साथ कायम हुआ, जहाँ टिन के विपुल भंडार है। फलस्वरूप बड़े पैमाने पर कांसे का इस्तेमाल होने लगा। बेशतर दक्षिण भारत में बनने वाली देव प्रतिमाओं में, ठीक है, कांसा यूज होने लगा। बिहार में मिली पालकालीन कांस्य प्रतिमाओं के लिए टिन संभवतः हजारीबाग और रांची से प्राप्त किया गया था, क्योंकि हजारीबाग में 25वीं सदी में मध्यकाल तक टिन के आयस को गलाने का काम होता था।
भारत लौह अयस्क में समृद्ध रहा है। ये हैं मुख्यतः झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश और कर्नाटक में पाया जाता है। एक बार अयस्क गलाने की विधि, धौकनी का इस्तेमाल, अयस्क मिलाने की विधि, धौकनी का इस्तेमाल, इस्पात बनाने की कला सीख लेने पर युद्ध के काम में लोहे का प्रयोग करना संभव हो गया। परंतु लोहा इससे कहीं अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ जंगल को साफ करने और गहरी और नियमित खेती करने में। मगध में ईसा पूर्व 6ठी से 4ठी शताब्दी में जो पहला साम्राज्य स्थापित हुआ उसका प्रमुख कारण यही था। इस प्रदेश के ठीक दक्षिण में लोहा उपलब्ध हुआ। ठीक है, बड़े पैमाने पर लोहे का उपयोग करके हुई अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी में थी, ईसा पूर्व 6ठी से 5वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण राज्य बन पाई। सातवाहनों ने और बिंद के दक्षिण में उदित हुए अन्य सत्ताओं ने शायद आंध्र और कर्नाटक के लौह अयस्कों का इस्तेमाल किया था। आंध्र प्रदेश में सीसा भी मिलता है। यही कारण है कि ईसा की 2 आरंभिक सदियों में आंध्र और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में शासन करने वाले सातवाहनों ने बड़ी संख्या में शीशे के सिक्के जारी किए। सीसा राजस्थान के जोमबार से भी प्राप्त किया गया था। हमारे देश के सबसे पहले सिक्के, जिसे आहत या पंचकाट सिक्के या मुख्यतः चांदी के हैं। यदि भी देश में धातु विरल मिलती है, परंतु प्राचीन काल में मुंगेर जिले की खड़गपुर पहाड़ियों में चांदी की खानें मौजूद थीं। अकबर के समय इन खानों के उल्लेख मिलते हैं। यही कारण है कि बिहार में मिले सबसे पुराने आहत सिक्के चांदी के हैं। प्रचुर स्वर्ण कड़ नदियां धाराओं के बने जमावों से चुने जाते थे, जहां भी हिमालय की जलधाराओं में बहकर मैदाने पहुंचते थे। ऐसे जमावों को प्लेसर्स कहते हैं। ठीक है, कर्नाटक के कोलार खानों में मिलता है। सोने का सबसे पुराना अवशेष 1800 ईसा पूर्व के आसपास कर्नाटक के एक नवपाषाण युगीन स्थल में मिलता है। इन खानों से सोना निकाले जाने के बारे में हमें ईसा की 2वीं शताब्दी में आरंभ तक कोई जानकारी नहीं मिलती है। कोलार दक्षिण कर्नाटक के गंगवासियों की प्राचीनतम राजधानी थी। प्राचीन काल में उपयोग में लाया गया अधिकांश सोना मध्य एशिया और रोमन साम्राज्य से प्राप्त किया गया। इसके स्वर्ण मुद्रा का नियमित प्रचलन ईसा की आरंभिक 5 सदियों में हुआ, पर लंबी अवधि तक स्वर्ण मुद्रा चलते रहने के लिए यहाँ पर्याप्त स्रोत नहीं था। इसलिए बाहर से सोने का आयात बंद होते ही स्वर्ण मुद्रा दुर्लभ होती गई। प्राचीन भारत में विशेषतः मध्य भारत, उड़ीसा और दक्षिण भारत में भांति रत्नों और मूर्तियों का भी उत्पादन होता था। ठीक है, ईसा की आरंभिक सदियों में रोमन भारत के जिन व्यापारिक वस्तुओं के लिए लालायित रहते थे उनमें रत्नों का प्रमुख स्थान है। कालक्रम देख लेते हैं। कालक्रम तो आज से 4 करोड़ वर्ष पूर्व भारतीय महादेश का आविर्भाव हुआ था। आज से 20 लाख और 1200 वर्ष पूर्व के बीच हिमालय के उत्थान का अंतिम संस्तर था। 1800 ईसा पूर्व कर्नाटक में सोने का भंडार का पता लगा। 1800 ईसा पूर्व में कर्नाटक में सोने का भंडार पता लगा और 1000 ईसा पूर्व में खेती में तांबे का क्षेत्रों के प्राचीन तिथि ज्ञात हुई। और पहली शताब्दी में मानसून यानी बरसात की दिशा खोजी गई थी पहली शताब्दी में। ठीक है, उसके बाद शुरू होगा चैप्टर नंबर 5। लेकिन अब हम देख लेते हैं कि जो हमने पढ़ा है, ठीक है, उसको अब बहुत से जो भी इम्पोर्टेंट जो भी याद करने लायक हैं वो सब चीज़ें देखेंगे। बदल लेते हैं पेन। तो शुरू करते हैं। लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले स्वतंत्र भौगोलिक इकाई के रूप में भारतीय उपमहादेश का, ठीक है, तो भारतीय उपमहादेश का आविर्भाव कब हुआ? 4 करोड़ वर्ष पहले। ठीक है, पृथ्वी भारतीय क्षेत्र अंटार्कटिका, अफ्रीका, अरब और दक्षिण अमेरिका के साथ दक्षिण बृहद महादेश का हिस्सा था। इस बृहद महादेश को गोंडवाना कहते थे। तो गोंडवाना में अमेरिका हो गया, अंटार्कटिका, अफ्रीका और अरब ये सब आ जाते हैं। पहले गोंडवाना उत्तरी बृहद महादेश लॉरेंसिया के साथ मिला था। ठीक है, गोंडवाना किसके साथ मिला था? लॉरेंसिया के साथ। उत्तरी बृहद महादेश में ग्रीनलैंड, यूरोप और हिमालय के उत्तर स्थित एशिया के भाग शामिल थे।
उत्तरी बृहद महादेश में, ठीक है। देखो एक ये अब समझ लो, ये और ये भाग, ये है टैथिस सागर, ठीक है। और अंगारलैंड उत्तर में, देखो उत्तरी बृहद महादेश में ग्रीनलैंड, यूरोप और हिमालय के उत्तर में एशिया भाग शामिल थे, और दक्षिण भाग में महादेश का हिस्सा था। तो जो गोंडवाना लैंड है ना, इधर गोंडवाना, गोंडवाना, और इधर अंगारलैंड या आयरलैंड, ठीक है। इसको आप अंगारलैंड लिख लो, ठीक है। तो और जो ये जो चीज़ें हैं ना, ठीक है, ये सब इधर साइड आ जाएंगी, और बाकी जो चीज़ें हैं बेशक इधर साइड आ जाएंगी, ठीक है। उत्तरी बृहद महादेश में ग्रीनलैंड, यूरोप और हिमालय के उत्तर में स्थित के भाग थे। बाद में गोंडवाना और लॉरेंसिया पृथक इकाइयाँ बन गई टेक्टोनिक गति के कारण। गोंडवाना से विभिन्न भाग टूटने लगे, जिससे प्राचीन भारत सहित कई भारत पृथक भौगोलिक इकाइयाँ बन गई। बिखराव की यह प्रक्रिया लगभग 22,550 लाख वर्ष पहले शुरू हुई थी, ठीक है। 4 करोड़ वर्ष पूर्व भारत पृथक इकाई बना। तो भारत पृथक इकाई कब बना? 4 करोड़ वर्ष पूर्व। आज में लगभग 5 करोड़ 80 लाख वर्ष पूर्व लोग 3 करोड़ 70 लाख से पूर्व के बीच भारतीय ईसाई यूरेशिया महादेश में शामिल होने के लिए उत्तर की ओर बढ़ा। पूर्व की इन तिथियों की तुलना में भारत की हिमालय सीमा बहुत नवीन है। हिमालय की ऊंचाई 4 चरणों में बढ़ी है, ठीक है। हिमालय की ऊंचाई 4 चरणों में बढ़ी। जो अंतिम चरण है उसको बोलते हैं प्लाइस्टोसिन का, ठीक है। जो अंतिम चरण है उसको क्या बोलते हैं? प्लाइस्टोसिन का। यह लगभग 20 साल वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक फैला है। सिंधु गंगा के मैदान के निर्माण में हिमालय ने अपनी नदियों के द्वारा प्रमुख भूमिका निभाई, ठीक है। जैसे प्लाइस्टोसिन काल में यहाँ, ठीक है, प्लाइस्टोसिन काल में कौन सी मिट्टी थी? कछारी मिट्टी का जमा होता है यहाँ पे। भारतीय उप महादेश उतना ही बड़ा है जितना बड़ा रूस है, ठीक है। जितना बड़ा रूस बना यूरोप है। अगर यूरोप को रूस को छोड़ दिया था, जितना यूरोप है उतना ही, ठीक है, भारतीय उप महादेश है। भारतीय उप महादेश में कौन कौन आ जाते हैं? ठीक है, बांग्लादेश, भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। ये तो अगर रूस को हटा दिया जाए तो यूरोप में जितने भी है ना वो उनका क्षेत्रफल देखा जाए तो इनके बराबर होगा। भारत में लगभग 100 करोड़ लोग रहते हैं, जबकि 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब ये 7 हटा दो, 9 लगाओ, ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित भारत के कुछ राज्य यूरोप के कई देशों से बड़े हैं, ठीक है। भारत के कुछ राज्य यूरोप के देशों से कई ज़्यादा बड़े हैं। भारतीय उपमहाद्वीप स्पष्ट भौगोलिक इकाई है। भारतीय उपमहाद्वीप स्पष्ट भौगोलिक इकाई है। तो ये 9 नहीं 8, ठीक है। यहाँ पे आप 9 नहीं 8 नोट करोगे तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित। और अब लास्ट में 8वां है लद्दाख। भारत के कुछ राज्य यूरोप के कई देशों से बड़े हैं। भारत के कुछ राज्य, ठीक है, यूरोप के कई देशों से बड़े हैं। भारतीय उपमहाद्वीप स्पष्ट भौगोलिक इकाई है और इसका अधिकांश भाग उष्णकटिबंध में पड़ता है। भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है, कहाँ पड़ता है? उष्णकटिबंध में। भारत के इतिहास में मानसून की महत्वपूर्ण भूमिका है। दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ जून से लेकर अक्टूबर तक रहता है। दक्षिण पश्चिम, जैसा कि हम आपको समझा चुके हैं, ये वाला दक्षिण पश्चिम तो जून से लेकर अक्टूबर तक रहता है और देश के अधिकांश भागों में विभिन्न मात्रा में पानी बरसता रहता है। प्राचीन काल में सिंचाई का कोई विशेष महत्व नहीं था, अतः खेती वर्षा पर ही निर्भर करती थी। आज जिसे हम उत्तर भारत में खरीफ की फसल, ठीक है, उत्तर भारत में खरीफ फसल कहते हैं, वह प्राचीन काल में मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून पर आश्रित थी। पश्चिम विक्षोभ से उत्तरी भारत में जाड़े में वर्षा होती थी, ठीक है। पश्चिम विक्षोभ से उत्तरी भारत में जाड़े में वर्षा होती थी, जहाँ उस समय गेहूँ और जौ महत्वपूर्ण फसल थी, ठीक है। कौन सी फसल थी? गेहूँ और जौ। और उसके बाद तमिलनाडु में, ठीक है, क्षेत्र में ज़्यादातर वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून से होती थी। जो तमिलनाडु वाला एरिया है उस क्षेत्र में वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून से होती थी, जिसका समय अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक है, ठीक है। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उत्तरी भारत उत्तर में हिमालय और शेष 3 दिशाओं में समुद्र से घिरा है। हिमालय, ठीक है, हिमालय किन दिशाओं से घिरा है? हिमालय, ठीक है, 3 साइड से समुद्र से घिरा है भारत में। उत्तर हिमालय साइबेरिया चलकर मध्य एशिया को पार करने वाले उत्तर ध्रुव ठंडी हवाओं को रोकता है, ठीक है। साइबेरिया चलकर मध्य एशिया को पार करने वाली, ठीक है, जो उत्तरी हवाएं वो साइबेरिया चलकर मध्य एशिया को पार करती हैं और उसके बाद,
ठीक है, तो वो हिमालय रोकता है उसे। ठीक है, ये हिमालय बीच में खड़ा है जिसकी वजह से उत्तरी हवाएं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। इस प्रकार हमारे देश की रक्षा हो जाती है, और यही कारण है कि उत्तर भारत में जलवायु लगभग पूरे साल भर काफ़ी गर्म रहती है। मैदानी मैदानों में अधिक जाड़ा नहीं पड़ने पर यहाँ के लोग बहुत कम मतलब कपड़े कम और काफ़ी देर तक रह सकते हैं खुले में। दूसरे, हिमालय बहुत ऊंचा होने के कारण उत्तर से होने वाले हमलों से भी रक्षा होती है इसकी। उसके बाद फिर भी उत्तर पश्चिम में सुलेमान पर्वत श्रृंखला है, जो दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रृंखला में कड़ी है। खैबर, बोलन और गोमल दर्रे से पार की जा सकती है। ठीक है, जो सुलेमान पर्वत श्रृंखला है वो दक्षिण के हिमालय पर्वत में है। ठीक है, और हिमालय पर्वत में ये जो दर्रे हैं, खैबर, बोलन और गोमल दर्रे, इनसे पार करके हुए आप अंदर एंट्री कर सकते हो। दक्षिण की ओर सुलेमान पर्वत श्रृंखला बलूचिस्तान के किरधर पर्वत श्रृंखला से जुड़ी हैं। ठीक है, जो सुलेमान पर्वत श्रृंखला है वो बलूचिस्तान में किरधर पर्वत श्रृंखला से जुड़ी है, जिससे बोलन दर्रे पार किया जा सकता है। इन दर्रों में भारत के मध्य एशिया के बीच प्रागैतिहासिक काल में आवागमन होता था। ईरान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया के अनेक लोग हमलावरों और अप्रवासियों के रूप में भारत में आए। ठीक है, यहाँ तक कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी विस्तार हिंदुकुश कहलाता है। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिम विस्तार हिंदुकुश कहलाता है। सिंधु और आकाश के बीच के लोग जो आते जाते थे, ये दर्रे की ओर, भारत की ओर, दूसरी ओर मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के बीच व्यापारिक सांस्कृतिक संबंध स्थापना में बड़े सहायक हुए। हिमालय में ही कश्मीर और नेपाल की उपत्यकाएं हैं। हिमालय में ही कश्मीर और नेपाल की उपत्यकाएं। कश्मीर की घाटी चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई है, जिससे उसने अपनी अलग तरह की जीवन पद्धति विकसित की है। लेकिन यहाँ कई दर्रों द्वारा पहुंचा जा सकता है। इस घाटी में कड़ा जाड़ा पड़ता है। यहाँ के अनेक लोगों को सर्दियों में नीचे जाना पड़ता है। ठीक है, उत्तर में जाना पड़ता है। गर्मियों में मैदानों की भेड़ बकरी चराने के लिए यहाँ पर चले जाते हैं। इस तरह मैदानों और इस घाटी के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान बना हुआ। कश्मीर को मध्य एशिया वाले इलाकों में बौद्ध धर्म के प्रचार केंद्र का स्थल बनाने में पानी कटान में कोई बाधा नहीं हुई। ठीक है, कश्मीर के मध्य, ठीक है, कश्मीर का कौन सा स्थल बना था? बौद्ध का स्थल। ठीक है, पानी पटाने में कोई बाधा नहीं। नेपाल की घाटी आकार में छोटी है। गंगा के मैदानी इलाकों में लोगों ने यहाँ पहुँचने के लिए अनेक दर्रे ढूंढे। कश्मीर की इस तरह से घाटी में संस्कृति भी उन्नत खूब हुई। दोनों ही उपत्यकाएं संस्कृत पांडुलिपियों का सबसे बड़ा भंडार रही हैं। मैदान की कछाली मिट्टी, ठीक है, मैदान की कछाली मिट्टी में पनपे घने जंगल में अपेक्षा हिमालय की तराइयों, ठीक है, मैदान की कछाली मिट्टी के अलावा जो हिमालय की तराइयों में खेती करना ज़्यादा सही रहा। ठीक है, हिमालय की तराइयों में पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम की ओर विकसित हुई है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम की ओर विकसित हुई है। आगे बढ़ते हैं। संभवतः इन्हीं कारणों से ईसा पूर्व 6वीं सदी में सबसे पुरानी कृषि बस्तियां तराई इलाकों में बनी हैं। उत्तरी भारत में बलूचिस्तान उन महत्वपूर्ण नदियों का क्षेत्र है जो उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षा से लबालब भरी हुई है। नदियों के क्षेत्र है सिंधु मैदानी, ठीक है, सिंधु गंगा जल विभाजक, गंगा के घाटे, ब्रह्मपुत्र घाटियाँ। जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते जाते हैं तो जो त्यों वार्षिक पृष्ठमान क्रमशः 25 सेंटीमीटर से बढ़कर 250 सेंटीमीटर और 25 से 37 सेंटीमीटर वार्षिक तो से, ठीक है, पूसे सिंधु प्रदेश में पेड़ों की ओर सभ्यता है। ठीक है, आप इसको इस क्षेत्र को समझ सकते हो। ठीक है, जैसे कि हम जैसे जैसे इधर साइड बढ़ेंगे वैसा वैसे क्या होगा, वर्षा ज़्यादा होगी। यहाँ पर कम वर्षा, फिर यहाँ पर ज़्यादा, फिर यहाँ पर देखो ऐसे समझो, यहाँ पर कम वर्षा, यहाँ पर और ज़्यादा वर्षा, यहाँ पर और ज़्यादा वर्षा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा। तो इस जगह पर तो खेती करना ही आसान हो गया, लेकिन यहाँ पर पानी की संख्या, पानी ज़्यादा बड़े होने के कारण और मिट्टी जो कटरीली मतलब कठोर होने के कारण यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर खेती करना संभव नहीं हो सका, इसलिए उन लोगों ने इस जगह को चुना। आगे बढ़ते हैं। सबसे बढ़कर नदियों में राजनीतिक और सांस्कृतिक सीमाओं का काम कर रहा है। यह काम पर्वतों ने भी किया। उदाहरण के भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में आज की उड़ीसा के समुद्र तट में प्रदेश में जो उड़ीसा है समुद्र तटवर्ती प्रदेश जो कलिंग देश कहलाता है। उत्तरी सीमा महानदी, ठीक है, महानदी थी, ठीक है, और दक्षिण सीमा गोदावरी थी। उत्तरी सीमा महानदी और दक्षिण सीमा गोदावरी। इस प्रकार आंध्र प्रदेश के उत्तर में गोदावरी और दक्षिण में कृष्णा है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, दक्षिण भी है, मतलब दक्षिण में कृष्णा और गोदावरी भी है। इन दोनों नदियों के मुहाने के मैदानों को इस ईस्वी सदी में आरंभ काल में अचानक ऐतिहासिक महत्व मिला जब सातवाहनों और उनके उत्तराधिकारियों ने शासन काल में यहाँ अनेक नगर और बंदरगाह स्थापित किए। ठीक है, सातवाहनों ने इन जगह पर अनेक, ठीक है,
सातवाहनों ने यहाँ पर बंदरगाह स्थापित किए थे। यहाँ अनेक नगर बंदरगाह स्थापित हुए। फिर तमिलनाडु का अधिकतर भाग उत्तर में कृष्णा नदी और दक्षिण में कावेरी नदी से घिरा। ठीक है, कृष्णा नदी और दक्षिण में कावेरी नदी से घिरा तमिलनाडु का अधिकतर भाग। कावेरी घाटी, कावेरी घाटी दक्षिण में बैगई नदी तथा उत्तर में पेन्ना नदी तक फैली। कावेरी घाटी बैगई नदी और पेन्ना नदी तक फैली। यह स्वतंत्र भौगोलिक क्षेत्र और ईसवी सदी में आरंभ में थोड़ा पहले यहाँ चोल प्रशासन स्थापित हुआ। यह प्रदेश उत्तरी तमिलनाडु में से अलग था। ठीक है, यह प्रदेश उत्तरी तमिलनाडु से इस उत्तरी तमिलनाडु ने जो उच्च भूमि वाला प्रदेश था पल्लव शासन काल में ईसा की चौथी से छठी सदियों में प्रसिद्ध पाई। इसके प्रायद्वीपीय का पूर्वी भाग कोरोमंडल समुद्र तट से घिरा। यद्यपि पूर्वी घाट समुद्र तट रेखा के पार्श्व में ही है, तथापि ये अधिक ऊंचे नहीं है पूरब की ओर। ठीक है, जैसे कि आप ये देख रहे हो आप। ठीक है, और बहकर बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने अपने रास्ते बना लिए थे। इसलिए प्राचीन काल में पूर्वी समुद्री तट और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अन्य भागों के बीच आवागमन में कठिनाई नहीं थी। आर्कमेडू आधुनिक नाम है जिसका महाबलीपुरम और कवरीपट्टनम के बंदरगाह कोरोमंडल पर अवस्थित थे। प्रायद्वीप में पश्चिम भाग में सभी ऐसी समष्टि प्रादेशिक इकाइयाँ नहीं है, परंतु उत्तर में ताप्ती जो दमनगंगा और दक्षिण में भीमा के बीच का प्रदेश महाराष्ट्र है। तो ताप्ती और भीमा नदी के बीच, इन दोनों के बीच है महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। तो पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र किन दो नदियों के बीच है, तो ताप्ती और भीमा नदी के बीच। ठीक है, महाराष्ट्र उत्तर में भीमा और कृष्णा के बीच, भीमा और कृष्णा के बीच, और दक्षिण में तुंगभद्रा के बीच। ठीक है, तो ये कहाँ है, कर्नाटक। भीमा, कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच कर्नाटक है। तुंगभद्रा के उत्तर और दक्षिण में स्थित इधर व्यक्तियों के बीच इस नदी ने लंबे समय तक प्राकृतिक सीमा का काम किया था। एक वो बादामी के चालक और राष्ट्रकूट के तुंगभद्रा नदी के। ठीक है, एक वो बादामी के चालक और राष्ट्रकूटों के को तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में अपनी सत्ता फैलाने में कठिनाई हुई। ठीक है, तुंगभद्रा नदी की बात हो रही है। एक तरफ से चालुक, दूसरी तरफ राष्ट्रकूट। ठीक है, दूसरी ओर पल्लवों और चोलों। ठीक है, और दूसरी तरफ पल्लवों और चोलों को इस नदी के उत्तर में राज्य विस्तार में कठिनाई हुई। ठीक है, इसको और चेंज करते हैं और कलर। ठीक है, चालुक्य और बादामी राष्ट्रकूट एक साइड थे और पल्लव और चोल एक साइड थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस नदी के उत्तर में राज्य विस्तार में कठिनाई हुई। प्रायद्वीपीय के शुद्ध दक्षिण पश्चिम के तटीय प्रदेशों में आजकल की केरल है। ठीक है, प्रायद्वीप का समुद्र तटीय प्रदेश पश्चिमी भाग मालाबार तट कहलाता है। इसके तट इस तट पर कई बंदरगाह और छोटे छोटे राज्य स्थापित हैं। फिर भी इस तटीय प्रदेश और समीप के महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के बीच के आवागमन में ऊंचे पश्चिमी घाटियाँ कठिनाइयाँ पैदा करते हैं, क्योंकि इन दर्रों को पार करना आसान नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर में सिंधु और गंगा की नदी प्रणाली और दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला, इन दोनों के बीच का विस्तृत प्रदेश अरावली पर्वत को दो भागों में बांटता है। अरावली पर्वतों से पश्चिमी भाग का भूभाग थार मरुस्थल में पड़ता है। हालांकि राजस्थान का भी हिस्सा पड़ता है। प्राचीन काल में इस विस्तृत मरुभूमि में बस्तियां संभव नहीं थी। फिर भी इस मरुभूमि में कुछ उर्वर मरुस्थान थे जहाँ कहीं कहीं बस्तियां थी। आरंभ काल में ही से ही ऊँटों के सहारे इस मरुभूमि को पार करना संभव था। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग प्राचीन काल से ही अपेक्षाकृत उपजाऊ रहा है। इसके अलावा खेती के तावी खाने भी इस क्षेत्र में होने के कारण ताम्र पाषाण युग में बस्तियां बनी। राजस्थान की सीमा गुजरात के उपजाऊ मैदान में जा मिली। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती, माही और साबरमती। ठीक है, नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती इस प्रदेश का पार करते हुए समुद्र में गिरती हैं। दक्कन पठारों में पश्चिमोत्तर छोर पर स्थित इस गुजरात प्रदेश में कंबरसा वाले क्षेत्र काठियावाड़, ठीक है, में शामिल हैं। इस राज्य के तटीय क्षेत्र काफ़ी दुर्दुर होने के कारण यहाँ कई बंदरगाह बने। ये कार्य प्राचीन काल से ही गुजरात समुद्र तट और विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे और यहाँ के लोगों ने अपने को उद्यमशील व्यापारी सिद्ध किया। गंगा यमुना दोआब के दक्षिण में मध्य प्रदेश, ठीक है, और जो पश्चिम में चंबल नदी में, पूर्व में सोन नदी और दक्षिण में विंध्य पर्वत और नर्मदा नदी से घिरा हुआ है। इसके उत्तरी भाग में उपजाऊ मैदान है। यह मोटे तौर पर पूर्वी और पश्चिम दो भागों में बटा है।
ठीक है। पूरी भाग को जो ज़्यादातर विंध्य पर्वत से घिरा है गुप्त वंश के समय, ठीक है, में ऐतिहासिक महत्व मिलता है। परंतु पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा का भूभाग शामिल है जो ईसा पूर्व 6वीं सदी के ऐतिहासिक क्रियाकलापों का क्षेत्र है, ठीक है। गुजरात के बंदरगाहों के लिए मालवा महत्वपूर्ण पृष्ठ है, ठीक है। गुजरात के बंदरगाहों के लिए मालवा महत्वपूर्ण पृष्ठ है जिसे भीतरी प्रदेश कहते हैं। इसके अलावा मालवा गुजरात का अधिकतर स्थापित करने के लिए दक्कन और उत्तरी शक्तियों के बीच अनेक युद्ध हुए। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार जमाने के लिए ईसा के पहली और दूसरी सदी में शकों, ईसा की पहली और दूसरी सदी में शकों, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। यानी शक कब थे? ईसा के पहली और दूसरी सदी में, ठीक है। और सातवाहनों लड़ाई लड़ी, किसने किसे? और सातवाहनों लड़ाई लड़ी और 18वीं सदी में मराठों, 18वां मराठा कब है? 18वीं सदी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नदियों द्वारा कहीं कहीं पर्वतों द्वारा घिरा हुआ, कहीं उल्टा डेल्टा या पठार के रूप में ऐसे प्रत्येक प्रदेश एक राजनीतिक और प्रशासनिक इकाई थी जहाँ विभिन्न राजवंशों ने के शासन का उत्थान पतन होता रहा। विशाल देश में यातायात की कठिनाइयों और प्राकृतिक सीमाओं में मजबूती को देखते हुए शासक वर्ग के लिए ऐसा नहीं था कि अन्य सारे प्रदेशों पर भी अपना शासन स्थापित किया जाए। धीरे धीरे प्रत्येक प्रदेश ने एक पृथक शासकीय इकाई के रूप में रूप धारण किया और ये एक दूसरे को हिंद आर्य भाषा से विकसित किया है, ठीक है। हिंद आर्य भाषा से विकसित किया इन लोगों ने, इसलिए इनमें बहुत सी तात्विक समानता दिखाई देती है। एक और भी महत्व की बात यह है कि लगभग सारे देश में संस्कृत का विकास होने लगा था और वह समझी जाने लगी थी। विंध्य पर्वत श्रृंखला देश को पूरा पश्चिम में तक बीचों बीच विभक्त करती है, ठीक है। इस प्रकार उत्तर भारत और दक्षिण भारत की विभाजक रेखा बनी, ठीक है। उत्तर भारत क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत की विभाजक रेखा कौन सी है, ठीक है। तो विंध्य पर्वत श्रृंखला। द्रविड़ भाषा बोलने वाले लोग विंध्य के दक्षिण में रहते थे, ठीक है। द्रविड़ दक्षिण में और पर्वतीय राजा आर्य भाषा बोलने वाले लोग उत्तर में रहते थे। दोनों के बीच विंध्य क्षेत्र के आदिवासी लोग भी रहते थे जहाँ आज भी हैं। पश्चिमी और पूर्वी घाट तटीय तटवर्ती क्षेत्रों में प्रवासी और व्यापारी लोग आवास है। दक्षिण से व्यापार खूब चला, विंध्य की यह सीमा उल्लंघन हुए। प्राचीन काल में संचार व्यवस्था में कठिनाई के बावजूद उत्तर के लोग दक्षिण पहुंचे और दक्षिण के उत्तर में, ठीक है। दोनों यह समानता आवागमन निरंतर जारी रहा, इसलिए सामाजिक संस्कृति के विकास में योगदान दिया, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। प्राकृतिक संपदा के उपभोग का देश, प्राकृतिक संपदा के उपभोग का देश के इतिहास में महत्वपूर्ण विशिष्ट महत्व, जब तक लोगों ने बस्तियां बड़े पैमाने में फैली नहीं थी। भारी वर्षा की बदौलत भारत के मैदानों में बहुत बड़े घने जंगलों से भरा। इन जंगलों में शिकार के अलावा पशुओं का चारा, ईंधन और लकड़ी सब प्राप्त होती थी। देखो, प्राचीन काल में जब पकाई हुई ईंटों का अधिक इस्तेमाल नहीं होता तब लकड़ी के मकान लकड़कोट बनाए जाते थे। इनके अवशेष पाटलिपुत्र में मिले हैं। देश की पहली प्रमुख राजधानी स्थापित थी, जहां देश की पहली, ठीक है, देश की पहली प्रमुख राजधानी स्थापित थी पाटलिपुत्र। आगे बढ़ते हैं। मकान और रोजगार बनाने के लिए सभी किस्म के पत्थर, बलुआ, ठीक है, देश में उपलब्ध। सहजी भारत में सबसे पुरानी बस्तियां पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ों के बीच नदी घाटियों में स्थापित हुई, ठीक है। तांबा देश भर में व्यापक रूप से बिखरा और तांबे में समृद्ध कौन सा? झारखंड और विशेषकर सिंहभूमि जिले, ठीक है। तांबे की यह पट्टी 130 किलोमीटर लंबी थी। अब पता चला कि प्राचीन काल में यहाँ से तांबा निकाला जाता। तांबे के औजारों का इस्तेमाल करने वाले झारखंड के सबसे पुराने निवासी सिंहभूमि और हजारीबाग की, ठीक है, तांबे के इन खानों का उपयोग किया। और झारखंड और मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में, कुछ क्षेत्रों में तांबे के बहुत अधिक औजार मिले हैं। विपुल भंडार राजस्थान के क्षेत्रीय खानों में भी मिले हैं। इनका उपयोग पाकिस्तान, राजस्थान, गुजरात और गंगा के दोआब में रहने वाले वैदिक और वैदिक दोनों लोगों ने किया। क्षेत्रीय इलाके में तांबे के बहुत से सेल्ट आदिम कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं और वे लगभग 1000 ईसा पूर्व की अवधि मानी जाती है उनकी, ठीक है। ताम्र पात्रों का धार्मिक अनुष्ठान व्यवहार होने लगा था। आज हमारे देश में टिन का उत्पादन नहीं है। प्राचीन काल में यह भी धातु कम ही उपलब्ध थी। कुछ साज मिलते हैं जो जैसे राजस्थान और बिहार में, ठीक है। अब इसके भंडार समाप्त हो गए हैं चूँकि तांबा और टिन को मिलाने से कांसा बनता है, इसलिए हमें प्रागैतिहासिक काल में कांस्य वस्तुएं अधिक पाई गई हैं। खेती नरनौली यहाँ पर होती है। पलामू, राजमहल, सिंहभूमि यहाँ पर झारखंड में, यहाँ तांबा सबसे पहले मिला। मयूरभंज, क्योंझर, बेनीडाल, रौंदट, चांदा, आदिलाबाद और गुटुर और रायचूर, कर्नूल, लौरी, चित्तलदुर्ग, कोलार, नेल्लौर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति के लोग संभवतः राजस्थान में कुछ टिन प्राप्त करते थे, परंतु वे टिन का आयात मुख्यतः अफगानिस्तान से करते थे, ठीक है।
कभी वहाँ भी सीमित मात्रा में ये में भी यही कारण है कि हड़प्पाई लोग कांसे के औजार का प्रयोग करते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसे पश्चिमी एशिया, मिस्र और क्रीट की अपेक्षा कम है। जो मिले हैं उनमें टिन की मात्रा कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आरंभिक शतकों में ही भारत को घन संपर्क बर्मा और मलय प्रायद्वीपों के साथ कायम रहा, जहाँ टिन का विपुल भंडार है। फलस्वरूप बड़े पैमाने पर कांसे का इस्तेमाल होने लगा। दक्षिणी भारत में बनने वाली देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी इसी से होने लगी थी। बिहार में मिली पालकालीन कांस्य प्रतिमाओं के लिए टिन संभवतः हजारीबाग और रांची से प्राप्त किया जाता था, क्योंकि हजारीबाग में पिछली सदी में मध्यकालीन तक टिन के अयस्क को गलाने का काम होता था। ठीक है, तो हजारीबाग में अयस्क को गलाने का काम होता था, गलाने का काम। बाद में अयस्क से समृद्ध रहा। यह झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश और कर्नाटक में पाया गया। यह एक बार अयस्क गलाने की विधि दावकनी का इस्तेमाल इस्पात बनाने के लिए सीख लेने पर युद्ध के काम में लोहे का प्रयोग करना संभव हो गया था। बड़े पैमाने पर लोहे का उपयोग अवंती और उसकी राजधानी उज्जैनी में थी। सातवाहनों ने विंध्य के दक्षिण में उदित हुए अन्य सत्ताओं ने आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लौह अयस्कों का इस्तेमाल किया। आंध्र में शीशा भी मिलता था। शीशे कहाँ मिले? आंध्र में। ठीक है, शीशे की जारी किए गए। राजस्थान में जोम्बेर में भी सिक्के मिले हैं। हमारे देश में सबसे पहले सिक्के आहत या पंचकाट सिक्के थे, जो चांदी के बने थे, अर्थात धातु विरल थे। ठीक है, मुंगेर जिले में खड़गपुर पहाड़ियों में चांदी के खान मौजूद थे। अकबर ने समय इन खानों का उल्लेख किया। यही कारण है कि बिहार में मिले सबसे ज़्यादा सिक्के चांदी के हैं। ठीक है, कर्नाटक की कोलार खान में मिलता है। कर्नाटक में कोलार खान है। सोने का सबसे पुराना अवशेष 1800 ईसा पूर्व में कर्नाटक के अवशेष एक नवीन पाषाण युग स्थल में मिलता है। इन खानों में सोना निकाले जाने के बारे में हमें ईसा की 2वीं शताब्दी आरंभ तक कोई जानकारी नहीं मिलती थी। कोलार दक्षिण कर्नाटक के गंगवासी, ठीक है, कोलार दक्षिण कर्नाटक के गंगवासियों की प्राचीनतम राजधानी थी। ठीक, प्राचीन काल में उपयोग में लाया गया अधिकांश सोना मध्य एशिया से लाया गया। रोमन साम्राज्य, ठीक है, स्वर्ण मुद्रा का नियमित प्रचलन ईसा की आरंभिक 5 सदियों में हुआ था, पर लंबी अवधि तक स्वर्ण मुद्रा चलते रहने पर यहाँ पर्याप्त स्रोत नहीं था, इसलिए बाहर से सोने की आयात की गई और सोना महंगा होता गया। तो ये था भौगोलिक क्षेत्र, और जहाँ पे जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो उन पर हमने टिक कर दिया है और उनको गोले भी कर दिए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बहुत सारी चीज़ें। तो ये भौगोलिक ढांचा हमारा हो गया। अब ये चैप्टर नंबर 4 खत्म। आप कल चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 5। तो आप अगर इससे पहले भूगोल का, अगर ज्योग्राफी का, भारत की ज्योग्राफी का अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ लें, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा समझने में मदद मिलेगी।